नमस्कार दोस्तों, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। और अगला चैप्टर हमारा है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। मतलब ऊष्मा है और ऊष्मा कैसे गति करता है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ऊष्मा है और ऊष्मा गति कैसे करता है, कितने तरह से गति करता है ऊष्मा, उसी से संबंधित इस घटना चक्र का सारा के सारा महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन किसका होता है? ठोस एवं द्रव में होता है, माने कि ठोस से द्रव में आता है? नहीं, ठोस एवं द्रव, ठोस एवं निर्वात, गैस एवं द्रव, निर्वात एवं गैस। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ठोस एवं निर्वात यहाँ कह रहा है, इसमें ठोस द्रव कह रहा है, इसमें निर्वात एवं गैस कह रहा है। तो जो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वह गैस एवं द्रव में होता है। गैस एवं द्रव में ही संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 सेंटीमीटर की वाष्प द्वारा 100 से की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन, अच्छा, उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं, कह रहा है कि 100 डिग्री ऊष्मा है, 100 डिग्री ऊष्मा है, भाप है, वाष्प द्वारा जो भाप तैयार की गई है उसके द्वारा एक जलन है। मतलब वाष्प द्वारा एगो जलन है और एगो पानी के ताप द्वारा, एगो पानी द्वारा जलन उत्पन्न हो रहा है। मतलब दो द्वारा जलन है, एगो ऊष्मा द्वारा, भाप द्वारा, वाष्प द्वारा जलन उत्पन्न हो रहा है और एक पानी द्वारा जलन उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहा है कि जो वाष्प द्वारा जलन उत्पन्न हुआ है उसका मान अधिक होगा, अधिक गंभीर होती है। जो इसके द्वारा जो जलन उत्पन्न हुआ है वह अधिक गंभीर होती है। क्यों गंभीर होती है? क्योंकि, कैसे गंभीर होती है? तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्योंकि वह क्यों गंभीर होती है उसके बारे में। कह रहे कि वाष्प एक गैस होती है, इसके द्वारा या वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसके द्वारा या वाष्प की अधिक जलनशीलता होती है, इसके द्वारा या वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है, इसके द्वारा। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें आंसर आ रहा है। तो वाष्प द्वारा जो है, वाष्प होता है उसमें गुप्त ऊष्मा की मान अधिक होती है। जो वाष्प होता है उसमें गुप्त ऊष्मा की जो मान होती है वह अधिक होती है। इसी के कारण हमें पानी से ज़्यादा भाप से जलन यानी वाष्प से जलन महसूस होता है। चलिए, इसका आंसर नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है भाप से हाथ अधिक जलता है। प्रश्न वही आ गया कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत? तो उबलते जल के, उबलते जल से। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। प्रश्न वही है जो पीछे वाला प्रश्न था। तो उसमें आंसर क्या हुआ था कि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? भाप में गुप्त ऊष्मा क्या है? अधिक है। इसमें बाकी कोनों में नहीं है गुप्त ऊष्मा। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा कि भाप में गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। आगे प्रश्न है 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री तापक्रम से 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने में कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 0 डिग्री तापक्रम से 0 डिग्री तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने में कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें कैलोरी की ऊर्जा पूछ रहा है। तो हमें कैलोरी की ऊर्जा हम देखते हैं कि यहाँ पर 720 कैलोरी ऊर्जा होती है और इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे? मतलब पूछ रहा है कि कितना डिग्री तापमान और फ़ारेनहाइट, कितना डिग्री तापमान यानी सेल्सियस वाला तापमान और फ़ारेनहाइट वाला दोनों का मान आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर -40 डिग्री जो है यह दोनों का मान क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, घबराना नहीं है, यह प्रश्न आगे आएगा और इसको आगे हल करके दिखाएंगे।
लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ मान पूछ रहा है, इसलिए मान पर देख लिए हम। आगे यह प्रश्न 2 बार 3 बार आएगा। आगे देखते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बराबर होते हैं। यहाँ पर भी वही हम आंसर ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट एवं तापक्रम बराबर होते हैं, तो यहाँ पर भी -40 डिग्री तापमान हम ले लेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पर मान दे दिया दूसरा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम बहुत अच्छा से, प्रश्न वही है, कोई नया प्रश्न नहीं है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना है, तो जो फ़ारेनहाइट है वह सेल्सियस का दुगना है। जो फ़ारेनहाइट है वह सेल्सियस का क्या है, दुगना है। फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना है। तब यहाँ पर एक सूत्र आता है कि F C/5 बराबर F -32/9। अब जहाँ F का मान है वहाँ C/2 रख देंगे, तो यहाँ पर C/5 हो गया। अब यहाँ पर इस समीकरण वाला मान जो है F के जगह पर हम 2C रख देंगे, यहाँ 2C हो गया, -32 कितना हो गया, 9 हो गया। आगे इसको हल करते हैं, दोनों ओर से क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो हमारा 9C हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9C हो जाएगा, बराबर 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 10C यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे, -5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 तिहाई 15 है, कितना हो जाएगा, 16 हो गया, 160 हो गया। आगे देखते हैं, ये 9C उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर बराबर 10C - 9C, 160 को इधर ला देते हैं और 160 इधर हो जाएगा। यानी 10C में से 9C घट गया, तो 1C बचा, बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 160 के 160। यानी C बराबर हमारा जो मान आया है वह 160 आया है। देख लेते हैं C बराबर 160 कौन है, तो C बराबर हमारा जो 160 है वह मान हमारा D है। इस तरीक़ा से D हमारा आंसर हो गया। सही आंसर इसका, जो सही सवाल का सही आंसर है वह C बराबर 160 डिग्री हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। पर एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वह 36 डिग्री अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो इतना होता है। ठीक है, अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में ज्ञात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसी को हम केल्विन में लिखें तो 310 केल्विन होता है। इस तरीक़ा से 3 गो मान है और तीनों मान को बारी बारी से पूछा जाता है। यह जो सेल्सियस वाला मान है वह मान पूरे राउंड फिगर में 37 डिग्री सेल्सियस लेकर के चलता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, 2 गो ऑप्शन में है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी दिया है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है केल्विन में मानव शरीर के सामान्य तापमान होता है। अभी केल्विन का मान लिखे थे हम, कितना मान लिखे हैं, 310 केल्विन। तो उसी तरीक़ा से 310 केल्विन हम ले लेंगे। आगे मान देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, केल्विन में मानव शरीर का तापमान जो होता है वह 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर में सेल्सियस में तापक्रम होगा। देख लेते हैं फिर से, प्रश्न वही है, कोई नया प्रश्न नहीं है। कह रहा है कि सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट दिया है 98.4 फ़ारेनहाइट दिया है, यानी जो F बराबर F का मान दे दिया है 98.4 फ़ारेनहाइट दे दिया है। इसका मान 98.4 फ़ारेनहाइट दे दिया है। अब हम देखते हैं, सूत्र लेकर के चलते हैं कि C/5 बराबर F माइनस 32/9। F का मान दे दिया है, इस C/में हम 5 लिख देते हैं। F का मान जो दे दिया है वही मान रखेंगे। F का मान 98.4 है, -32 है, बटे में 9 ले लेते हैं। यहाँ पर घटा देंगे 98.4 -32 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये 8 में से 32 है, 8 में से 2 गया, ये 6 हो जाएगा। आई 9 है, 9 में से 3 गया, 6 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारा ये घट गया। अब देखते हैं C/5 हो गया, बराबर ये कितना हो जाएगा, 66.4 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा।
अब इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं हम, 9c आ जाएगा यहाँ पर बराबर, इधर से गुणा करते हैं, 5 के 20 के 0 हासिल 2 0 हो गया, 6 5 30 2 32 के 2 हासिल 3, 6 चौ नहीं गलती गुणा हो रहा है, नहीं 6 5 30 2 32 32 के 2 हासिल 3 हो गया, 6 5 30 30 3 कितना हो गया, 30 3 33 हो गया। तो इस तरीक़ा से 9c बराबर 332 हो गया। यहाँ ले लेते हैं 9c बराबर 332.0 का हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं c बराबर 332 बटे में 9 आ जाएगा। कटेगा, अगर कटेगा तो देख लेंगे मान, नहीं कटेगा तो अपना ये कर देंगे, 3 से 3 कट रहा है, 2 बच जाएगा शेष। तो ऐसे करते हैं, 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो गया, 27 5 32, 27 6 33 हो जाएगा। तो 6 बचा वो हो गया 62 हो गया। तो 62 हो गया, 9 छक 54, 9 7 63, 9 छक 54, 36 वो हो गया। अब आपको 54 62 आई हो गया 54, 12 8 4 12, 8 बचेगा। तो 8 बचा, तो 9 से 9 8 72, 9 81, 9 8 72, यानी 36.8 के लगभग आएगा, 36.89। यही है c बराबर मान हो गया आपका 36.89। ये b पर मान जा रहा है, हमारा मान जो है b का मान पर चला गया। ठीक है, यही आंसर होगा 36.89। देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। सेल्सियस स्केल पर देखिए, यहाँ पर जो दिया है सेल्सियस स्केल वाला 36.9 एक्यूरेट मान दिया है, राउंड फिगर में नहीं दिया है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर 36.9 एकदम एक्यूरेट मान दिया है। तो आगे चलते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापक्रम 200 फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान जो है 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस में क्या होगा। प्रश्न वही है, थोड़ा सा मान चेंजिंग कर दिया है, देख लेते हैं। F बराबर दे दिया है, F बराबर 200 डिग्री दे दिया है। तो हम जानते हैं सूत्र जो होता है C बटे में 5 F माइनस 32 बटे में 9 होता है। मान रख देते हैं, C बटे में क्या हो गया 5 हो गया, बराबर F का मान 200 रखेंगे, F का मान 200 रखेंगे और माइनस 32 हो जाएगा, 32 बटे में 9 हो जाएगा। पहले घटा लेते हैं, 200 हो गया, 32 हो गया, 8 होगा, आइए 9 होगा, 9 में से 3 6 होगा, 1 होगा, 1 6 8 बच गया। 1 6 8 में अगर 9 से हम भागा देते हैं तो देख लेते हैं कितना आ रहा है। 9 कम 9 हो गया, 9 6 15, 9 7 16 हो गया, 8 हो गया, 9 8 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। आपको 6 बचेगा, 0.0, 9 6 54, 54 हो गया। फिर कितना बचा, 4 बच गया, फिर 0 आया, 9 चौक 36, 18.64। C बटे में 5 बराबर 18.64 आया। ठीक है, गुणा कर देंगे 18.64 में, ये जो 18.64 हुआ, कितना से गुणा करना है, 5 से। 5 से गुणा कर देंगे, 5 के 20 के 0 हासिल 2, 6 5 30 आई 2 32, 32 के 2 हासिल 3 हो गया, 18 5 90, 90 3 93 हो गया, यानी 93.20 किधर है, 93 यहाँ पर है। तो अब आगे देख लेते हैं हम। C बराबर हमारा आ गया, इसको कैसे हुआ थोड़ा सा और हम बता देते हैं, नहीं तो कितने भाई लोग जो हैं, ये तिरछा तिरछी गुणा हुआ है, C में 1 से गुणा हुआ है, C हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, C में 1 से गुणा करने के लिए कह रहा है, C हो गया। इतना में 5 से गुणा हो गया है, तो 5 से गुणा हो गया, 18 5 90 3 93.20 आ गया। तो यह जो मान है, हमारा मान जो है इतना आ गया, 93.3 यहाँ पर लिख दिया है राउंड फिगर में, 93.3 सेंटीग्रेड, 3 सेल्सियस, यही मान है हमारा। सेल्सियस पैमाने में मान क्या होगा, तो सेल्सियस पैमाने में मान होगा 93.3 सेल्सियस। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं, आगे है कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा।
वही प्रश्न है, कोई दूसरा प्रश्न नहीं है, सिर्फ मान बदलते जा रहा है। यहाँ 40 डिग्री दे दिया है तो 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी C बराबर कितना दे दिया है 40 डिग्री सेल्सियस है। अब मान रखते हैं C बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर F माइनस 32 हो जाएगा, F माइनस 32 बटे में 9 हो जाएगा। C के मान 40 रख दीजिए, 40 बटे में 5 हो गया, F माइनस 32 हो गया, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, F माइनस 32 हो गया, कटा दीजिए, 5 8 40 हो जाएगा, ये 8 बचा, ये F माइनस का हो गया 32 हो गया, 32 8 40 हो जाएगा, 32 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, F बचा, F बराबर हो गया हमारा 40 डिग्री सेल्सियस। नौ छूट गया, 40 बटे में 5 हो गया बराबर F माइनस 32 बटे में 9 हो गया, 5 8 40 हो गया, 9 8 72 हो गया बराबर F माइनस 32 हो गया। जोड़ दीजिए इधर ला करके, 7 3 10 104 डिग्री हो गया, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, F बराबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदले, वही प्रश्न है, खाली मान इधर उधर के लिए जा रहा है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में बदले, यानी C बराबर रख दिया है कितना 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो C बटे में सूत्र होता है C बटे में 5, F माइनस होता है 32 बटे में 9। अब 5 का मान रखेंगे, 50 बटे में कितना हो गया 5 हो जाएगा, ये F माइनस का हो जाएगा 32 बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 से कटेगा 10 बार में, 10 नवा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा बराबर F माइनस का हो जाएगा 32 हो जाएगा, इधर ला के जोड़ दीजिए, 9 3 12 122 हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा हमारा 122 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। माना कि औसतन तापमान सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट F हो, तब C का पावर F और F बराबर C तथा F का संबंध F बराबर 9/5 C प्लस 32 हो, तब F और C में क्या संबंध होगा। अरे यार मान तो दे दिया है, मान इत दे दिया है कि संबंध यही होगा, हो तो F और C में संबंध क्या होगा 9/5, ये होगा 16, यही होगा, F 9/5 C 32, यही आंसर हो जाएगा इसका। संबंध वही दर्शा रहा है, बाकी ये संबंध गलत है, काहे कि F बराबर C इसमें नहीं है, 9 का मान नहीं है इसमें, ये गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, बाकी सारा के सारा मान गलत है, लेकिन यही एक मान सही है। कह रहा है कि ठंड देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों। जो ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ पर पारा जो है जम जाता है, परंतु जो अल्कोहल का जमने वाला जो बिंदु है वह उच्च है, इसी के चलते पारा के जगह पर अल्कोहल को जो है प्राथमिकता दी जाती है। पारा के जगह पर क्या किया जाता है, अल्कोहल को उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, मतलब वह जल्दी नहीं जमेगा, पारा जल्दी जम जाता है, इसीलिए जो है पारा का उपयोग न करके अल्कोहल का उपयोग किया जाता है ठंडे प्रदेशों में। स्वचालित इंजनों हेतु, स्वचालित मतलब जो अपने से चलने वाला है, स्वचालित इंजनों के लिए निम्न में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है। इसमें से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर, हिमरोधी मतलब हिम मतलब बर्फ और रोधी मतलब रोकने वाला, यानी बर्फ जमने से रोकने वाला कौन सा एक पदार्थ है जिसको उपयोग किया जाता है हिमरोधी के तौर पर। हिमरोधी मतलब जो बर्फ है उसको जमने से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है, तो इसी का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, परम शून्य ताप क्या है। परम शून्य ताप अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको 0 केल्विन में बात करें तो इसको 0 केल्विन हो जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सेल्सियस में बात करें तो आई हो जाएगा 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा। परम शून्य ताप, इससे अब नीचे कोई नहीं जा सकता है, -273 डिग्री होता है, इससे अब कोई नीचे नहीं जा सकता है, यह एकदम माइनस न्यूनतम तापमान हो गया परम शून्य ताप, ठीक है। तो देख लेते हैं, कह रहा है कि किसी भी तापमान के पैमाने का आरंभिक बिंदु, आरंभिक नहीं सबसे लास्ट वाला बिंदु है,
सैद्धांतिक रूप से यह न्यूनतम संभव तापमान है। यह सबसे नीचे वाला तापमान है, मतलब इससे अब नीचे कोई नहीं जा सकता है। वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों में वाष्प जम जाते हैं, वाष्प नहीं जमेगा। वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रवस्था में होते हैं। वाष्प प्रवस्था मतलब जो पानी उबल रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। नहीं, न्यूनतम तापमान है, यह सबसे नीचे है, इससे ज़्यादा नीचे अब नहीं जा सकता है। परम शून्य ताप वही है। आगे कह रहा है कि गर्म करने से विस्तारण होता है। इसमें से किसमें विस्तारण होता है, मतलब कि कौन है जो बढ़ेगा, गर्म किया जाएगा तो बढ़ेगा, विस्तारण होगा। विस्तारण बढ़ेगा या घटेगा? विस्तार का मतलब बढ़ना ही होता है। तो आगे देख लेते हैं हम। तो इसमें कह रहा है केवल ठोस पदार्थों में होता है। नहीं, ठोस में ही केवल कैसे होगा? पदार्थों का भार बढ़ा देता है, पदार्थों का घनत्व घटा देता है। घनत्व मतलब कितना घना है, वह चीज़ कितना घना है। अगर पानी ही है, उसको गर्म करेंगे तो वह उबलेगा, उसके जो अणु होंगे वह दूर दूर भागेंगे। पहले घना थे, लेकिन जैसे ही उबालना शुरू किए उसका अणु जो है दूर दूर इधर उधर भागना शुरू किए, तो उसके घनत्व को क्या कर दिया? घटा दिया। उसके घनत्व को क्या कर दिया? घटा दिया। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर यही होगा। जब बर्फ़ पिघलती है, तब जब बर्फ़ पिघलेगा, इतना बड़ा बर्फ़ है, पिघलते 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 इतना छोटा हो गया, तो पिघलने के क्रम में जब बर्फ़ पिघलता है तो उसका आयतन घट जाता है। आयतन बढ़ता है? नहीं, आयतन घटता है। द्रव्यमान बढ़ता है? द्रव्यमान घटता है? नहीं, आयतन उसका क्या हो जाता है? घट जाता है। 21 के बी आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। समय की, यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। अच्छा, वहाँ पर आरेख में दिखाया गया है। तापमान है 0 डिग्री से 100 डिग्री हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कथन जो है सही को चूज करना है। फिर से इस प्रश्न को दोहराते हैं। समय की दृष्टि से दो द्रव, एगो P है और एक Q है। यहाँ पर दे दिया है दो द्रव है, एक P है और एक Q है। एक P है और दूसरा Q है। दोनों में समय के अनुसार उतार चढ़ाव हो रहा है उसके तापमान में। कह रहा है कि समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। अब ऑप्शन नंबर कह रहा है ए, तापन प्रक्रिया में द्रव P और द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर है। मतलब कह रहा है कि जो P है वह Q से, ये P है Q से ज़्यादा उष्मा रखा है। P जो है Q से ज़्यादा उष्मा रखा हुआ है। जो P है वह Q से ज़्यादा उष्मा रखा हुआ है, लेकिन दोनों का मान देख रहे हैं कि 100 डिग्री पर दोनों का मान बराबर है। आगे देखते हैं, तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहता है। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रव का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहता है। ये नहीं है आंसर इसका। कह रहा है कि P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है। P वाला कह रहा है कि तेजी से पहुंचा है, P वाला तेजी से पहुंचा है। एगो इधर से घूम के गया है Q वाला, और P वाला जो है सीधे आ गया है। तो कह रहा है कि P वाला जो है, P का तापमान Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है। अच्छा, एगो बॉल ले लीजिएगा और एगो इस तरीका से दो गो रेखा बना दीजिएगा। एगो यहाँ से बॉल को छोड़िएगा और एगो यहाँ से बॉल को छोड़िएगा। पता चलेगा कि इधर से जो बॉल जा रहा है वह तेजी से चला, किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। तो इस तरीका से जो वक्र पृष्ठ पर चल रहा है वह तेजी से जाएगा, और जो सरल रेखीय गति कर रहा है वह धीमी गति से जाएगा। तो तेजी गति से तो ये वाला जाएगा, वक्र पृष्ठ से चल रहा है, और ये वाला सरल रेखा में जा रहा है तो ये वाला धीरे चलेगा, यानी Q वहाँ पर तेजी से चलेगा। फिर प्रश्न पूछ रहा है कि P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हो गया। आगे कह रहा है कि Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तेजी से पहुंचेगा। हाँ, Q का तापमान जो है, कहें कि अभी इसमें हम चर्चा किए हैं, यह Q का मान होगा और यह P का मान होगा। तो यह तेजी से पहुंचेगा, तेजी से Q वाला पहुंचेगा, कहें कि यह उतार चढ़ाव में है, यह वक्र मार्ग पर चल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वह डी आंसर होगा।
समय के साथ यही चलेगा तेजी से, यानी क्यू वाला तेजी से चलेगा। आगे देखते हैं, कह रहे कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट जो है ताप को मापता है, तापन से उसका संबंध है थर्मोस्टेट का। और थर्मोस्टेट जो है बस खाली ताप को स्थिर रखने के बारे में बताता है कि थर्मोस्टेट कैसे किसी ताप को क्या किया जाए, स्थिर रखा जाए। ताप को नापता है, बढ़ाता है, स्थिर रखता है और ताप को विद्युत में बदलता है। नहीं, ताप को जो है स्थिर रखने का काम करता है थर्मोस्टेट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर सी में चला गया। आगे देखते हैं, थर्मोस्टेट यहाँ तापक्रम से संबंधित है, आर्द्रता से नहीं होगा, यह तापक्रम से संबंधित है। थर्मोस्टेट जो है हमारा तापक्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो तापक्रम को क्या करता है, जो तापक्रम को स्थिर रखने में हमारी सहायता करता है। 25 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर है ऊष्मा मापता है, तापक्रम मापता है। किसी निकाय तापक्रम के स्वनियंत्रित करता है, मतलब उसको नियंत्रण में रखने का काम करता है। कौन? थर्मोस्टेट। किसी निकाय का दाब नहीं भाई, यह ताप से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है, ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने के लिए एक साधन है, और वही तो बात है, ताप को नियंत्रित करता है। कौन? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट किधरों है? टेम्परेचर, करेंट, रेडिएशन, ताप, टेम्परेचर, करेंट, प्रेशर दबाव और हीट एंड रेडिएशन ऊष्मा। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर हो जाएगा, हमारा ताप ले लेते हैं, टेम्परेचर यानी ताप हो जाएगा। आगे देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। यानी कहने का मतलब कि फ्रिज में बात कर रहा है, फ्रिज का, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो फ्रिज में थर्मोस्टेट का कार्य यही है कि जो तापमान आता है, जो तापमान बनता है, उस तापमान को स्थिर बनाए रखना। मतलब जितना तापमान है, फ्रिज का तापमान जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, अगर न्यूनतम हम करेंगे तो वह उतना पर जो तापमान है उसको एक समान बनाए रखना। ठीक है, फ्रिज के अंदर जो तापमान है उसको एक समान बनाए रखना। तापमान को क्या करता है? एक समान उसको थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोस्टेट एक समान ताप को क्या करता है? बना करके रखता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। अभी देखें हम लोग, न्यूनतम तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग के जो है 28 का ये हो गया। आगे देखते हैं, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, मतलब सील जो बिस्कुट है सील वाला आया है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, करकरा जाता है, कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों कुरकुरे हो जाते हैं? क्योंकि ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। नमी बाहर आ जाएगी फ्रिज के अंदर, कह रहा है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ये बात ठीक है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है जिससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। नहीं, इसका आंसर जो है बी आंसर पर चला जाएगा। हाँ ठीक है, बी आंसर पर चला जाएगा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है। आगे लास्ट वाला हम लोग के आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया 30 नंबर। कह रहा है कथन में बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। पेय मतलब पीने वाला पदार्थ। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। अब कारण समझते हैं। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेती है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो दोनों का समीकरण जो है ना ऐसा है कि पता नहीं चल रहा है कि दोनों का व्याख्या कौन कर रहा है, लेकिन एक व्याख्या आर कर रहा है। कहें कि जो पेय है उसको ठंडा कर रहा है, तो ठंडा किस प्रक्रिया से हो रहा है? गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय पदार्थ क्या हो जाता है? पीने वाला पदार्थ ठंडा हो जाता है। यानी ये जो है आर जो है एक की व्याख्या कर रहा है, ये जो है आर जो है एक की व्याख्या सही कर रहा है। तो देखते हैं ए और आर दोनों सही है। ए की व्याख्या आर है। ए की व्याख्या कौन है? ए की व्याख्या ये वाला है, आर ये वाला है। ए की व्याख्या आर में है, तो ए की व्याख्या किस में है? हमारा आर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या खत्म हो गया और हमारा 30 प्रश्न आज
बहुत अच्छा से उम्मीद करते हैं कि चला है। इसी तरीक़ा से आगे भी और जो प्रश्न हैं सब सारे प्रश्नों को हम लोग डिटेल्स करते जाएंगे धीरे धीरे। चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद।